बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की पहली रात बीवी की तबीयत बिगड़ गई। उसे चक्कर और उल्टियां आने लगी। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा वो आखिरी सांसें ले रही है। लड़की के घर वालों ने मुझ पर इल्जाम रख दिया कि हमने लड़की को मारा है। इस सब में लड़की की छोटी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, मेरी बहन की उल्टी टांग कमर के पीछे देख ले, पता चल जाएगा असल मुजरिम कौन है। डॉक्टर्स ने जो ही देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि मैं मस्जिद से नमाज पढ़कर ही निकला और अपने घर की जानिब गामजन हो गया। मेरा घर मस्जिद से ज्यादा दूरी पर ना था, लिहाजा मैं पैदल ही नमाज पढ़ने के लिए चला आता। मैं अभी दूसरी गली में ही मुड़ा था कि मुझे अचानक जोर से चीखने की आवाज आई, जैसे कोई खातून मुसीबत में हो। ये गली कदरे सुनसान थी और आसपास तमाम घरों के दरवाजे बंद थे। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा तो मुझे गली के बिल्कुल दूसरी तरफ नुक्कड़ पर एक बुरके वाली औरत खड़ी दिखाई दी, जो कि कुछ परेशान सी लग रही थी। मैं फौरन से उसकी तरफ बढ़ा तो उसने मुझे देखते ही शोर मचा दिया कि कोई चोर उचक्का उसका पर्स छीन कर भाग गया था। मैं परेशानी में आगे बढ़ा और उस तरफ देखने लगा जहां उस औरत ने इशारा किया था, मगर वहां दूर दूर तक कोई न था। मैंने कुछ आगे बढ़कर भी देखा, मगर जाने वाला पर्स छीन कर यकीनन भाग चुका था। मुझे दूर दूर तक कोई भी दिखाई न दिया। वहां पर तो कोई नहीं है। मैंने वापस मुड़कर बगौर उसका जायजा लिया और उसे इत्तला पहुंचाई। वो बहुत खौफजदा दिखाई दे रही थी। उसका पूरा चेहरा नकाब में ढका हुआ था, ताहम उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थी और उसकी आंखें देखकर मालूम हो रहा था कि वो कोई लड़की थी। आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं। मुझे मालूम था कि अकेले जाते हुए वो यकीनन डरेगी, लिहाजा मैंने उसे चलने का इशारा किया। तब वो एक जानिब कुचल दी। मैं उसके पीछे चलने लगा। उसका घर कुछ गलियों के फासले पर ही था। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और अपने घर के अंदर दाखिल हो गई तो मैं अपने घर के रास्ते पर गामजन हो गया। मेरा नाम लतीफ़ है। शहर में मेरे अब्बा की किरियाने की दुकान थी। मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था और उसके बाद मैं भी अब्बा का हाथ बटाने के लिए उनकी दुकान पर बैठने लगा था। क्योंकि दुकानों पर अक्सर ग्राहकों का ज्यादा रश लगा होता है, लिहाजा अब्बा ने सोचा था कि मुलाजिम रखने और उसे तनख्वाह देने से बेहतर था कि मैं ही अब्बा का हाथ बटाऊं, ताकि मुलाजिम की तनख्वाह के इजाफी खर्चे से बचा जा सके। हमारे खानदान में वैसे भी पढ़ने लिखने का कोई खास रिवाज न था। हमारे खानदान के तमाम लोग ही छोटा मोटा कारोबार किया करते थे। अब्बा के तमाम भाई और रिश्तेदार भी अपने अपने कारोबार से ही मुंसलिक थे, लिहाजा मुझे भी अब्बा की बात में कोई बुराई दिखाई न दी और मैं दुकान पर जाने लगा। मेरा शुरू से ही रुझान मजहब की तरफ काफी ज्यादा था, लिहाजा मैं अपनी कोई भी नमाज कज़ा न करता और पांचों वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद जाया करता था। अब्बा की दुकान के करीब भी एक मस्जिद थी। जब मैं अब्बा की दुकान पर होता तो मस्जिद में चला जाता और जब मैं अपने घर पर होता तो अपने घर की करीबी मस्जिद में चला जाता। मैं चूंकि घर में सबसे बड़ा था, लिहाजा अब्बा को तमाम उम्मीदें भी मुझसे ही थी। दीगर बहन भाई मुझसे काफी छोटे थे। मैं अब्बा की दुकान पर जाने लगा और कुछ ही अरसे में मैंने दुकान का काफी ज्यादा काम संभाल लिया था। अब्बा भी मुझ पर एतबार करने लगे। अब वो अक्सर औकात घर चले जाते और तमाम दुकान की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दिया करते। मैंने भी अब्बा की अमानत में कभी कोई खयानत न की थी। जितने भी पैसों की सेल होती मैं वो तमाम की तमाम अब्बा के हाथ पर रख दिया करता। मैंने अपने कारोबार को मजीद बेहतर बनाने और मुनाफा कमाने की गर्ज से उसमें बहुत सी तब्दीलियां भी की थी। अब्बा को मेरी की गई तमाम तब्दीलियां पसंद आई, क्योंकि इन तब्दीलियों से अब्बा का मुनाफा बढ़ा था। दुकान पर ग्राहक भी ज्यादा आने लगे थे। मेरा इरादा था कि जल्द ही पैसे जमा करके अब्बा की छोटी दुकान को एक बड़े जनरल स्टोर में तब्दील करूं, जहां पर वो चीजें मुयस्सर हों जो अब तक दुकान में दस्तयाब न थी। मगर इन तमाम चीजों के लिए पैसा दरकार था, चूंकि ना तो अब्बा के पास था और ना मेरे पास। मैं तमाम दिन दुकान पर बैठा कारोबार को फरोग देने के बारे में सोचता रहता। मेरा मुकम्मल तौर पर रुझान कारोबार की तरफ ही था। अम्मा अब्बा खुश थे कि बाकी मोहल्ले के लड़कों की तरह उनका लड़का वक्त ज़ाया करने के बजाय उनके कारोबार में उनके साथ खड़ा है। मेरी उम्र के बाकी तमाम दोस्त अभी तक फ्री ही थे, क्योंकि उनका इरादा कॉलेज में दाखिला लेने का था, जबकि अभी फ़िलहाल छुट्टियां चल रही थी। मैंने वक्त ज़ाया करने के बजाय इतने अरसे में ही कारोबार समझ लिया था। मैं अपनी दुकान में काम में मसरूफ़ था कि मुझे वही बुरके वाली लड़की आती दिखाई दी। मैं उसे पहली नज़र में ही पहचान गया।
मैं उसे देखते ही खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़कर कहा, क्या चाहिए आपको? मैंने उससे पूछा तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे वो भी मुझे पहचान गई थी। शायद वो ये बात पहले न जानती थी कि ये मेरी दुकान है। वो मुझे चंद चीजें चाहिए, वो नर्म और मीठी आवाज में बोली और अपने हाथ में पकड़ी लिस्ट मुझे थमा दी। मैंने फौरन से लिस्ट पकड़ी और उसकी मतलूबा चीजें निकालने लगा। काम के दौरान मैं वक्फे वक्फे से उस पर एक नजर भी डाल लेता। वो न जाने क्यों इस कदर बेचैन थी। वो बार बार इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी, जैसे जाने किसी की तलाश में हो या किसी से खौफजदा हो। मुझे यही लगा कि शायद वो पहली बार घर से बाहर सौदा सलफ लेने निकली थी। मैंने उसका मतलूबा सामान और बिल उसके सामने रख दिया। वो कुछ देर बिल को देखती रही, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, आप इनमें से कुछ चीजें कम कर दें। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने दे दें, बाकी बाद में दे देना। हमारा ज्यादातर काम उधार की बिना पर ही चलता था, मगर हम उधार सोच समझ कर दिया करते थे। लेकिन मैंने बगैर सोचे समझे ही उसे उधार की पेशकश कर दी। वो कश्मकश का शिकार थी। कुछ देर यूं ही खड़ी रही, फिर अपनी मुट्ठी में दबी रकम मेरी जानिब बढ़ा दी। रकम बिल की रकम से काफी कम थी। चूंकि मैं उसे पहले ही कह चुका था, लिहाजा मैंने पैसे गले में डाले और उसका सामान उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो सामान लेकर चल दी। मैं सोच में गुम डायरी पर उधार की तफसील लिखने लगा। मुझे अब्बा की दुकान पर काम करते हुए 2 साल का अरसा गुजर गया था। 2 साल में मैंने काफी तब्दीलियां की थी और अब्बा का मुनाफा काफी हद तक बढ़ाया था। अम्मा अब्बा दोनों ही मेरी कारकर्दगी से बहुत खुश और मुतमईन थे। अम्मा को मेरी शादी की फिक्र लाहक हुई चाहती थी कि वो अपने बेटे के सर पर सहरा सजाए। बाकी माओं की तरह अम्मा को भी अपनी औलाद की शादी करने का बहुत शौक था, जबकि मैं भी शादी से बचना चाहता था। मैं मजीद तरक्की करना चाहता था। मेरा इरादा अब्बा से अलग दुकान खोलने या अब्बा की ही दुकान को जनरल स्टोर में तब्दील करने का था। मेरा वो ख्वाब अभी तक पूरा ना हुआ था। ऐसे में मैं अपनी शादी की जिम्मेदारी क्यों कर उठा सकता था। मैं चाहता था कि मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए घर में अलग एक पोर्शन बनाऊं, ताकि उसको बाद में किसी किस्म की तकलीफ या दिक्कत का सामना न करना पड़े। मैंने अम्मा से अपने ख्यालात का इजहार किया तो वो थोड़ी पर उंगली रखकर हंसने लगी। ऐसा नहीं होता है, हम सब ने भी छोटे घर में ही गुजारा किया है। तेरी आने वाली बहू भी यहीं रह लेगी। अम्मा ने मेरे ख्यालात का साफ मजाक उड़ाया था। मगर अम्मा, वो वक्त बदल गया है। आजकल की लड़कियों को अलग जगह चाहिए होती है और फिर ये वक्त की ज़रूरत भी है। मैंने अम्मा को कायल करने की कोशिश की, मगर अम्मा के दिमाग में मेरी बात न समाई। मैं बहू कौन सा ऊंचे घराने से ला रही हूं, अपने ही जैसे खानदान से ब्याह कर लाऊंगी। हमारे जैसे घरानों की लड़कियां ससुराल में गुजारा करना खूब जानती हैं। अम्मा का इसरार अपनी बात पर ही था, जबकि मैं सोच में पड़ गया। अलग पोर्शन बनाने की ख्वाहिश मेरी अपनी ना थी, बल्कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था ये उस लड़की की ही ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि मैं उसके लिए ऊपर का पोर्शन सेट करवा लूं और वो रुखसत होकर वहीं पर आए, जबकि मेरी अम्मा पुराने रिवायती ख्यालात की मालिक थी। वो इतनी आसानी से अपनी आने वाली बहू को अलग ना होने देती। अगर खाना पकाना भी इकट्ठा होता तो भी ठीक था, सिर्फ पोर्शन तो अलग किया जा सकता था। मगर मुझे अपनी दाल गलती महसूस न हो रही थी। मैं उस बुरका पोश लड़की जोबिया से मोहब्बत कर बैठा था। वो मुझसे अक्सर सामान उधार ले जाया करती थी, मगर बाद में थोड़े थोड़े करके पैसे जरूर अदा कर देती थी। वो मुझे अपना एहसानमंद मानती थी, क्योंकि मेरी वजह से उसके घर का चूल्हा जलता था। पहली बार उधार देते हुए मैं जरूर डर गया था, क्योंकि उसने काफी कम पैसे चुकाए थे। फिर उधार ले जाने के बाद वो काफी अरसा लौट कर न आई, मगर एक दिन वो अचानक ही मेरी दुकान पर चली आई और तमाम की तमाम रकम वापस कर दी। ऐसे मुझे उस पर एतबार हो गया कि वो पैसे जरूर वापस कर जाएगी। लिहाजा मैं उसे अक्सर व बेशतर उधार देने लगा। मुझे उसकी ज़बानी, उसकी कहानी भी मालूम हुई थी। वो अपने बूढ़े बीमार बाप के साथ रहा करती थी, जबकि उसकी माँ घर का खर्चा चलाती। वो घर में सबसे बड़ी थी। उसके छोटे बहन भाई स्कूल में पढ़ रहे थे। वो भी काम में अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी, मगर फिर भी आमदनी इतनी हो पाती कि मुश्किल से उनका गुजारा होता था। जैसे ही उसकी माँ को तनख्वाह मिलती वो मेरी उधार की रकम चुका जाया करती थी, मगर महीने से पहले ही उनका राशन पानी खत्म हो जाता तो वो मुझसे सामान उधार ले जाया करती। उसका बार बार मेरी दुकान पर आना मुझे उसकी तरफ मुतवज्जा कर चुका था। सख्त गर्मी में आते हुए वो पसीने से शराबूर हो जाती तो मैंने 1-2 बार उसे जूस भी पिलाया, जिसकी बिना पर उसका चेहरा भी देख लिया था। बिलाशुबा वो देखने में काफी पुरकशिश लड़की थी,
मगर न जाने क्यों उसके चेहरे पर बेतहाशा परेशानी और उलझन हुआ करती थी। मैं हैरान था कि वो इतना उदास क्यों रहा करती थी। मैंने उसका हौसला बढ़ाने और उसका साथ देने की हामी भरी थी। उसने मेरी बात सुनकर कोई जवाब तो ना दिया, मगर ज़ेरे लब मुस्कुराकर वापस मुड़ गई थी। मुझे उसकी मुस्कुराहट से ही उसके जवाब का अंदाज़ा हो गया था। हमारे दरमियान मोहब्बत की कोई तवील दास्तानें न थी। वो महीने में एक आध बार ही मेरी दुकान पर आया करती और दुकान पर अक्सर औकात रश होता तो मैं उससे बात न कर पाता, मगर जब कभी मैं तन्हा होता तो मैं उससे ज़रूर कोई न कोई बात कर लिया करता। वो ज़्यादातर हूँ हाँ में ही जवाब देती और अपनी नज़रें झुका लेती। मैं इस बात पर भी मुतमईन था कि वो शर्मो हया और झिझक वाली लड़की है और मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद थी। और लड़कों से फ्री होने वाली लड़कियां ना तो खुद पसंद थी और ना ही ऐसी लड़कियां मेरे घर में एडजस्ट हो सकती थी। लिहाजा मैं अपनी पसंद पर मुतमईन था। एक तरफ तो मैं जोबिया पर दिलहार बैठा था, जबकि दूसरी तरफ अम्मा ने मेरे लिए किसी बानो नामी लड़की को पसंद कर लिया था। उसको अम्मा ने मोहल्ले के किसी मिलाद पर देखा था। वो मोहल्ले वालों में से किसी की रिश्तेदार थी जो दूसरे शहर से आई हुई थी। अम्मा तो मानो बानो पर दिलो जान से फिदा थी। उनका कहना था कि बानो जैसी सुलझी हुई, खूबसूरत और धीमे मिजाज की सादा सी लड़की तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती। अम्मा को ऐसी ही बहू की तलाश थी जो उनके घर को जन्नत बनाकर रख दे। मगर मेरे दिलो दिमाग में जोबिया छाई हुई थी। उसकी भूरी सहमी आंखें हर वक्त मेरी आंखों के सामने गर्दिश करती। मैं उसे भूल नहीं सकता था, मगर मैं अम्मा के सामने उसका साफ साफ नाम भी न ले सकता था, क्योंकि अगर अम्मा को पता चल जाता कि वो मेरी दुकान पर आती थी और अक्सर मेरी उससे मुलाकात होती रहती थी तो अम्मा तो कभी भी इस शादी के लिए न मानती। वो रिवायती माओं में से थी और अपने बेटे की पसंद की शादी के सख्त खिलाफ थी। बल्कि मुझे तो अम्मा से ये भी उम्मीद थी कि कहीं वो जोबिया के घर जाकर उसकी माँ को बातें ही ना सुनाए। हालांकि पसंदीदगी में जोबिया का कोई कसूर न था। उसने तो कभी मेरी हौसला अफजाई भी न की थी। वो तो शायद सामान लेने की गर्ज से मेरी बातें चुपचाप बर्दाश्त कर लिया करती। अगर मैं गली में जाते या गुजरते हुए उससे इस तरह की कोई बात करता तो शायद वो मेरे चेहरे पर थप्पड़ ही जड़ देती। वो निहायत शरीफ और सादा सी लड़की थी। अम्मा को मेरी बात किसी तौर समझ न आई और वो अब्बा को लिए मेरा रिश्ता लेकर बानो के घर पहुंच गई। मगर वो तो शुक्र था कि उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया, क्योंकि वो लोग अपनी लड़की की शादी अपनों में ही करना चाहते थे। वहां से इनकार सुनने के बाद अम्मा काफी मायूस हो गई थी, मगर मैं खुश था। एक तीर से दो शिकार हो चुके थे। एक तो मैंने अम्मा की बात मानकर उनकी इज्जत भी रख ली थी और दूसरी ये कि वहां से इनकार भी हो गया था। अब मैं अम्मा को अपनी मर्जी की शादी के लिए मना सकता था, क्योंकि अम्मा कुछ नरम पड़ चुकी थी। अब मुझे अपनी बहन की जरूरत थी। लिहाजा मैंने अपनी बहन को इस प्रोग्राम में शामिल किया और उसने अम्मा को बताया कि उसकी सहेली के घर वाले सहेली की बड़ी बहन के रिश्ते की तलाश में है, तो क्यों ना हम एक बार जाकर उसे देख लें। हो सकता है कि वो लड़की हमें भा जाए। और इस तरह अम्मा जोबिया के घर लड़की देखने के लिए चली गई। बाकी सारे मामलात तो अहद खुश असलूबी से तय पा गए थे। अम्मा अब्बा को लड़की पसंद आ गई थी। लड़की के घर वाले काफी गरीब थे, मगर उन्हें कोई एतराज ना था। मेरे माँ बाप को कौन सा दौलत की ख्वाहिश थी या लालच था, वो तो इस रिश्ते के लिए राजी थे। वो लोग भी जोबिया की शादी जल्द अज जल्द करना चाहते थे और एक मुनासिब घर से रिश्ते की तलाश में थे। रिश्ता मिलते ही उन्होंने हथेली पर सरसों जमाने का काम किया और यूं मेरा और जोबिया का रिश्ता पक्का हो गया। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आता था। मैं जो चाहता था मुझे इतनी आसानी से मिल गया था। कुछ दिनों पहले तक मुझे ये चोटी सर करना मुश्किल लग रहा था, मगर अब जोबिया बाकायदा तौर पर मेरी हो चुकी थी, जबकि अम्मा और अब्बा भी खुश थे। जोबिया अम्मा के दिल को भा गई थी और वो उसे जल्द बहू बनाकर अपने घर लाना चाहती थी। मैं भी यही चाहता था। चंद माह बाद शादी की तारीख तय कर दी गई थी। अम्मा अब्बा ने जोबिया के घर वालों को साफ मना कर दिया कि उन्हें जहेज के नाम पर एक छोटी सी चीज भी नहीं चाहिए। मैंने पहले से ही कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे, लिहाजा मैंने अपने कमरे का नया फर्नीचर डाल लिया था। एक बार जोबिया ने बातों ही बातों में मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। वो चाहती थी कि वो कभी ना कभी अलग घर में आज़ादी से रहे। वो हमेशा दर्जन भर भाइयों के साथ रही थी, जबकि उसे अकेले और अलग थलग रहने का शौक था, जहां वो आराम से अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सके। मैं ऊपर वाला पोर्शन बनवा कर भी उसका ये शौक तो पूरा न कर सका था, मगर मुझे उम्मीद थी कि मैं चंद सालों में उसका ये ख्वाब भी पूरा कर दूंगा। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो सभी खुशी खुशी तैयारियों में मगन हो गए। बिलाखिर मेरी शादी का दिन आन पहुंचा था।
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। मैं बारात लेकर जोबिया के घर पहुंच गया। निकाह की रस्म शुरू हुई और कुछ ही देर में इर्द गिर्द से मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ ही देर में जोबिया को मेरे पहलू में लाकर बैठा दिया गया था। मैंने उसके कान में निकाह की मुबारकबाद पेश की, मगर उसने कोई जवाब न दिया। कुछ ही देर में रुखसती का शोर मच उठा और मैं जोबिया को ब्याह कर अपने घर ले आया। मुझे अपने कमरे में जाकर जोबिया को देखने के लिए जितनी जल्दी थी, मेरे घर वालों, दोस्तों और कजन्स ने उतनी ही देर लगा दी थी। उनकी रस्में खत्म होने में ही ना आ रही थी। मैं जबरदस्ती जान छुड़वाकर अपने कमरे में घुसा और मैंने अंदर से कुंडी लगा दी। जोबिया बिस्तर पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने घूंघट कर रखा था। वो बारात में भी सारा वक्त घूंघट में ही रही थी। मैंने बेकरारी से आगे बढ़कर उसके चेहरे से घूंघट हटाया तो उसे देखता रह गया। हल्के से मेकअप में भी वो कयामत ढा रही थी। उसके चेहरे की सोगवारियत उसे मजीद दिलकश बना रही थी। मुझे उसका चेहरा आज कुछ ज्यादा ही पीला और फीका लगा। शायद लड़कियों को रुखसत होने का दुख होता है, मैंने सोचा था। मैंने चंद पैसे बचाकर जोबिया के लिए हल्की सी सोने की अंगूठी खरीद रखी थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर अंगूठी उसके हाथ में पहनाई तो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। अब उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। मैं भी मुतमईन होकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया। मैं जो ही बाथरूम से बाहर निकला तो सामने का मंजर देखकर सकते में रह गया। जोबिया बिस्तर से नीचे चेहरा लटकाए उल्टियां कर रही थी। मैं परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा। मैंने उसे सहारा देकर सीधा किया और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगा, मगर वो कोई जवाब न दे सकी और उठकर बाथरूम की जानिब भागी। अंदर जाते ही उसको एक और उल्टी आई थी। पहली ही रात उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, जाने उसने ऐसा क्या खा लिया था कि उसका पेट इस हद तक खराब हुआ कि उसे उल्टी पर उल्टी आ रही थी। वो हाल से बेहाल वापस बिस्तर पर आ बैठी। उसका सांस पूरी तरह से फूल रहा था। मैं भागकर अम्मा को बुला लाया। घर आए मेहमान भी परेशानी से मेरे कमरे में चले आए थे। जोबिया की हालत खैर हो गई थी। उसका सांस उखड़ने लगा। वो बड़ी मुश्किल से लंबे लंबे सांस ले रही थी। उसकी हालत अजीब थी। उसे देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मुझे समझ में ही ना आया कि मैं क्या करूं। मैंने परेशानी में एम्बुलेंस को फोन किया और जोबिया की मां को फोन मिलाकर उनकी बेटी की तबीयत के बारे में बता दिया। एम्बुलेंस कुछ ही देर में आ गई थी। हम जोबी को लेकर करीबी अस्पताल पहुंच गए। जोबिया की अम्मा और उसके बहन भाई भी चले आए थे। जोबिया को इमरजेंसी में चेक किया जा रहा था। जोबिया के बाप ने मुझे देखते ही आगे बढ़कर मेरा गिरेबान पकड़ लिया। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसे कुछ ना हुआ था। अब उसकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई कि उसे अस्पताल आना पड़ा? मैं हैरान नजरों से उसकी जानिब देख रहा था। अम्मा भी हैरान थी। अम्मा मेरा बचाव कराने के लिए आगे बढ़ी थी। इसने क्यों कुछ करना है? हम इतने अरमानों से इसलिए थोड़ी ब्याह कर लाए थे कि उसे पहली ही रात जहर दे दें। उसकी तबीयत क्यों खराब हुई अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अस्पताल में शोर हंगामा लग गया था। शोर की आवाज सुनकर इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होने लगे। सभी सुनकर हैरान थे कि शादी की पहली रात दुल्हन को ऐसा क्या हो गया कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेने लगी। हंगामा सुनकर डॉक्टर भी बाहर निकल आया। उसने सबको अच्छी खासी डांट पिला दी कि अंदर मरीज का बुरा हाल है, हम इलाज करके उसकी जान बचाने में लगे हुए हैं और यहाँ पे आप लोग शोर मचा रहे हैं। हमें अपना काम करने दें। इसी हंगामे में जोबिया की छोटी बहन रोती हुई बोली, मैं जानती हूँ बाजी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। मेरी बहन की कमर के पीछे देख लें, पता चल जाएगा असल मुजरिम कौन है। डॉक्टर्स ने जो ही देखा सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी पसली से लेकर पीछे कमर तक ऑपरेशन का वाज़ेह निशान मौजूद था, जो कुछ दिन पहले का ही निशान था। डॉक्टर ने आकर जोबिया की मां से पूछा कि इसकी कमर पर ऑपरेशन का निशान मौजूद है, क्या इसकी पसलियों या गुर्दे का हाल ही में ऑपरेशन किया गया है? जोबिया की मां ये सब सुनकर हैरान रह गई। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया गया। बहरहाल जो भी हुआ है, अब हमें उसका इलाज करने में आसानी रहेगी। आप सब दुआ करें। डॉक्टर तसल्ली देकर गायब हो गया तो मैं फौरन जोबिया की छोटी बहन की तरफ बढ़ा था। ये सब क्या है सोमिया? इसका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है और ऐसा कब और क्यों हुआ है? मुझे सारी बात बताओ। सोमिया ने उदासी से अपनी माँ की जानिब देखा और बोली, दरअसल अब्बा की तबीयत खराब रहती थी। वो अरसा दराज से बीमार थे। उनके गुर्दों का मसला रहा करता था। हम चूंकि गरीब थे, लिहाजा हमारे पास अब्बा की दवा और इलाज के लिए पैसे न थे। अब्बा भी अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते रहे। बिलाखिर अब्बा का मसला इतना बढ़ा कि उनका एक गुर्दा फेल हो गया, मगर हालत फिर भी न सुधरी। डॉक्टर्स ने साफ बता दिया था कि इनका दूसरा गुर्दा भी ज़्यादा करामत नहीं है, ये ज़्यादा अरसा जी नहीं सकते। ये सब सुनकर बाजी पर सदमा तारी हो गया था।
डॉक्टर्स ने अब्बा को नया गुर्दा तजवीज़ कर दिया था, मगर हमारे हालात ऐसे कहाँ थे कि हम अब्बा के लिए नया गुर्दा खरीद सकते। मैंने अब्बा से सुना था कि नया गुर्दा बहुत महंगा होता है और उसके ऑपरेशन और बाकी इलाज पर भी काफ़ी पैसा लग जाता है। अब्बा का इलाज तो एक खैराती इदारे के ज़रिए चल रहा था, मगर वहाँ गुर्दा भी दस्तयाब न था और कोई पता न था कि अब्बा की बारी कब आती। अब्बा से पहले कई मरीज सालों से गुर्दे की लाइन में लगे हुए थे। अब्बा की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही थी। वो इस कदर तकलीफ में थे कि दिन रात अपनी मौत के लिए दुआ करते, जबकि ज़ोबिया अब्बा की तकलीफ पर तड़प कर रह जाती। वो अब्बा की मदद करना चाहती थी। अब्बा का दूसरा गुर्दा अचानक फेल हुआ। ज़ोबिया ने अब्बा को गुर्दा देने का अटल फैसला किया। उसका गुर्दा अब्बा के गुर्दे से मैच तो हो गया था, मगर डॉक्टर्स ने उसे कहा था कि उसके जिस्म में कमज़ोरी और खून की काफ़ी कमी है, लिहाजा वो अब्बा को गुर्दा ना दे, बल्कि कोई और शख्स ढूंढे जो अब्बा को गुर्दा दे सके। मगर ज़ोबिया ना मानी। वो हर कीमत पर अब्बा की तकलीफ कम करके उनकी ज़िंदगी आसान बनाना चाहती थी। लिहाजा उसने ज़बरदस्ती ऑपरेशन करवाया और अब्बा को अपना गुर्दा दे दिया। अम्मा को इस बारे में कुछ न पता था, क्योंकि अम्मा तो नौकरी पर चली जाती थी, जबकि अब्बा को डॉक्टर्स के पास बाजी ही लेकर जाया करती थी। बाजी ने गुर्दा देने के बाद भी ना तो आराम किया, ना डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अच्छी खुराक खाई, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ना होते थे। जो कुछ भी अच्छा बनता वो अब्बा को खिला दिया करती। लतीफ़ भाई, मेरी बहन है ही ऐसी, उसने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। हमेशा हम बहन भाइयों और अम्मा अब्बा की फिक्र और परेशानी में खुलती रही, अपना कभी ख्याल ना किया। सारी तफसील बताकर रोते रोते सोमिया की हिचकी बंद गई, तो मैंने उसके सर पर हाथ रखा। सोबिया की माँ भी सब सुनकर हैरान थी। उसे नहीं मालूम था कि ज़ोबिया ने उसके शौहर के लिए अपना गुर्दा दे दिया था और ख़ुद मौत के मुंह में जा पहुंची थी। वो शर्मिंदा हो गई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। ऐसा न करें, आप मेरी माँ की जगह हैं। मैंने फ़ौरन ही उनके हाथ पकड़कर उन्हें तसल्ली दी, तो उन्होंने तशक्कुर भरी नज़रों से मेरी जानिब देखा। वो अम्मा से भी माफ़ी की तलबगार थी। अम्मा ने उन्हें फौरी माफ़ कर दिया। उनकी बेटी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी। ऐसे में हम उनके जज्बात समझ सकते थे। सभी इमरजेंसी कमरे के पास ज़ोबिया की सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआ कर रहे थे, जबकि वो अंदर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने में मसरूफ़ थी। डॉक्टर काफ़ी देर से उसका इलाज जारी रखे हुए थे। मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि न जाने अंदर से क्या इत्तला आ जाए। डॉक्टर्स तो पहले ही उसकी तरफ से मायूस थे, मगर मैं अल्लाह की रहमत से मायूस ना हुआ था। अगर उसकी ज़िंदगी बाकी थी तो आखिरी सांसें भी ज़िंदगी बदल सकती थी। कई घंटों की मुसलसल मेहनत के बाद बिलाखिर ज़ोबिया ज़िंदगी और मौत की इस जंग से आज़ाद हुई और उसे ज़िंदगी मिल गई। डॉक्टर्स ने आकर हमें खुशखबरी सुनाई तो हम सभी सजदे में गिर पड़े। हमें उसकी ज़िंदगी बचने की 1% उम्मीद न थी, मगर उसने हिम्मत न हारी और अल्लाह ने उसे एक नई ज़िंदगी दे दी थी। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये किसी मुआवजे से कम नहीं। ज़ोबिया ने अपने बाप की जान बचाई थी, तभी अल्लाह ने बदले में उसकी ज़िंदगी उसे लौटा दी थी। ज़ोबिया को कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। मैं बड़े आराम और ख्याल से उसे घर ले आया था कि उसने अपने घर वालों के लिए आज तक हमेशा कितनी कुर्बानियाँ दी थी, वो मेरी नज़रों में मज़ीद मोतबर हो गई थी। मैंने हमेशा उसका ख्याल रखने की ठान ली थी। ज़ोबिया और मैंने अमली ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया था। वो अम्मा की पसंदीदा बहू बन चुकी थी, क्योंकि उसने कुछ ही अरसे में मेरे घर वालों को अपना गर्विदा बना लिया। वो वाकई एक अच्छी और सच्ची लड़की थी, जो अपनी खुशियों के बारे में कभी न सोचती थी, बल्कि अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों के बारे में सोचती। अम्मा और अब्बा के साथ साथ मेरे बहन भाई भी उसके दीवाने थे। अब वो भाई से ज़्यादा भाभी की गर्दान लगाए रखते। मेरे घर का माहौल निहायत खुशगवार था। मैं अपने फैसले और पसंद पर बेहद खुश था। इस बात पर भी अपने रब का शुक्रगुजार था कि मेरे रब ने मेरी ज़ोबिया को मुझे वापस लौटा दिया था और मुझे उसके साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम किया था। अल्लाह ने हमें जल्द ही एक बेटे से नवाजा। बेटे के बाद तो मेरी दुनिया और किस्मत दोनों ही बदल गई। जहाँ मैं एक तरफ अपने बेटे को पाकर बेइंतहा खुश था, वहीं अल्लाह ने मेरे कारोबार में इतनी तरक्की दी कि मैंने एक अलग बड़ा जनरल स्टोर खोल लिया। अब मेरे भाई भी कुछ इतने बड़े हो गए थे कि कारोबार में हमारी मदद करवा सके। लिहाजा मैं अपने अलग जनरल स्टोर पर बैठने लगा, जबकि छोटे भाई को मैंने अब्बा के साथ उनकी मदद करने की गर्ज से उनकी दुकान पर बिठा दिया। मैंने ज़ोबिया को ऊपर एक अलग पोर्शन बनवा दिया था, जिसे पाकर वो बेइंतहा खुश थी, मगर वो अभी भी ज़्यादा वक्त नीचे मेरे बहन भाइयों के साथ ही गुजारती। अल्लाह ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दी थी और मेरी ज़िंदगी
बिल्कुल मुकम्मल थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।